पहला सेंसेशनल इंटरव्यू है। जब धर्म पे बात आएगी, जब हिंदुत्व पे बात आएगी तो खून अवश्य खोलेगा। क्या हिंदुत्व की राजनीति आपका अगला चरण रहेगा? राजनीतिक क्षेत्र के अंदर समाज सेवा करने आया है। सड़कों को स्विमिंग पूल बताया था। इस बारिश में काफी हद तक हम जनता को लाभ दे देंगे। आपने बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपकी गर्दन पकड़ी और बैक किया। शॉर्टकट से एक दिन की खुशियां मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं मिल सकती है। राजनीति में हर दिन इम्तिहान का होता है और इस इम्तिहान को जो पास कर जाए वो ही लीडर होता है, वो ही योद्धा होते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे योद्धा उपस्थित है जिन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जनता के दिल में अपनी जगह बनाई और आज हमारे सबके बीच में विधायक के रूप में फिर से वो हार को जीत में बदलकर उपस्थित एक ऐसे लेजेंड, चैम्बर ऑफ लेजेंड्स के अंदर आज आए हैं। आइए हम स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र मेहता जी हमारे शो चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज समय दिया। बधाई तो आपको देता हूँ। सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म चुना है चैम्बर ऑफ लेजेंड का, जिनके माध्यम से आप जो जनता चाहती है वो लीजेंड्स को यहाँ पे बुला के वो बात उनके मुंह से कहलवा के जनता तक सच बताने का प्रयास करें। इसलिए आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। वैसे पूरी दुनिया आपकी हर बात जानती है सर, हम आज ऐसा कुछ सवाल करेंगे जो दुनिया नहीं जानती है। वैसे आपने एक केबल ऑपरेटर के रूप में अपनी शुरुआत की, एज अ बिल्डर भी बहुत प्रतिष्ठित है। फिर ये शुरुआत कैसे हुई कि मुझे राजनीति में जाना है, सेवा करनी है? ये अगर आप देखें तो हमारे हिंदुस्तान के जो संस्कार है, हर व्यक्ति के अंदर एक समाज सेवक छुपा हुआ रहता है जी। कोई अपने क्षेत्र तक करता है, कोई परिवार तक करता है, कोई शहर तक करता है, कोई राज्य तक करता है, कोई देश तक करता है। समाज सेवा की कोई सीमा नहीं है। समाज सेवा ऐसा काम है जो आप 1 घंटे करो तो भी बहुत है, 24 घंटे करो तब भी कर रहे हैं। तो हमारे अंदर भी एक छोटा सा समाज सेवक छुपा हुआ था। ये इस राजनीति की शुरुआत बड़े किस्से इसके, लेकिन बेसिकली पहली बार सभी दोस्तों ने कहा कि हमें भी अपने क्षेत्र से किसी उम्मीदवार को लड़ाना चाहिए। ये बात कर रहा हूँ 2002 की। और फिर सभी, तब हमें कोई टिकट देने वाला नहीं, हमारा कोई राजनीतिक वजूद नहीं, न जान न पहचान था। तो अपने क्षेत्र में जान पहचान थी और जिस व्यवसाय से मैं जुड़ा था केबल टीवी, तो उस हिसाब से लोगों के घर घर संपर्क था जी। और वहीं पे मैं पला बड़ा हुआ। तो स्वाभाविक है कि पारिवारिक रिश्ते भी बहुत सारे लोगों से थे, दोस्तों से थे, अलग अलग रिश्ते थे। तो वही एक सबसे बड़ा कारण बना कि मैं समाज सेवा के अंदर राजनीति में आऊँ और चुनाव। जी सर, ये सब यात्रा के दौरान आपकी अर्धांगिनी आपके जीवन की आधारशिला रही। एक्चुअली ये सवाल बहुत सारे लोगों के हैं, वो आपके जीवन में कैसे आया, आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? तो हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे और हमने सोचा कि हम ही एक दूसरे के जीवन साथी हो सकते हैं। और फिर उनका जीवन में आने के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। सर, ये भी एक सवाल हमेशा दिल में रहता है कि एक अच्छे बिजनेसमैन है आप, एक अच्छे राजनेता है, और इस सबके बीच में ये परिवार को कैसे संतुलन कर लेते हैं आप? व्यक्ति अगर सब प्लानिंग करे तो सब कुछ पॉसिबल। थोड़ा समय परिवार, थोड़ा समय व्यापार, थोड़ा समय राजनीति, थोड़ा समय समाज सेवा। प्रैक्टिकली देखे तो अगर व्यक्ति अगर प्लान करे और इच्छा शक्ति से करे तो ये हो सकता है। या फिर कोई 2 घंटा काम करे, फिर नहीं आज तो बहुत हो गया, थक गया, घंटा ला रहा है, तो और बात है। बाकी आप अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। हमने ये रिसर्च की तो हमें पता चला कि जब आप विधायक नहीं भी रहे तब भी आपके मन में ये करुणा के भाव थे, आपने लोगों की जन जन तक पहुंच के सेवा की। तो ये जो दया का भाव बचपन से था या कोई? देखिए, पद आते हैं, पद जाते हैं। राजनीति में व्यक्ति जीतता हारता है, लेकिन वो राजनीति को चुनता ही इसके लिए कि उसके मन में कुछ समाज कल्याण करने की भावना है। तो वो भाव तो मर नहीं सकते। इंसानियत का जो नाता है, मानवता का जो नाता है समाज से, वो तो कभी जा नहीं सकता है। आप देखेंगे तो आज भी 80-80 साल के, 90 साल के जिनका राजनीति दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो आज भी समाज सेवा करते हैं क्योंकि उनके मन में आज भी वो भाव जागृत है। और मैं पद पे था नहीं था, इंसानियत तो थी, मानवता तो थी। और शहर अगर मेरा है, लोग मेरे हैं, तो स्वाभाविक है उनके दुख को अपना दुख समझना और उसके अंदर यथाशक्ति जितना हो सके उतना उनका सपोर्ट करना, सहयोग करना, ये हमने हमेशा किया था। और उस समय भी कोविड का पीरियड हो
या अन्य कोई हो, जी। जैसे जैसे लगा जो जो कर सका, कहीं तन से, कहीं मन से, कहीं धन से, अलग अलग तरीकों से सभी को सपोर्ट किया। शेर जब लंबी छलांग मारना चाहता है तो 2 कदम पीछे जाता है। अब वापस जब आए तो और मजबूत बन के आए, तो इसका इंस्पिरेशन क्या रहा आपके लिए? कहावत है, ठोकर लगती है तो व्यक्ति सुधरता है। 14 से 19 में उस शहर का विधायक रहा, हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। हो सकता है उस काम की दौड़ के अंदर हम इतने दौड़े कि अपने शायद पीछे रह गए, कहावत है जी। तो हो सकता है कि मैं तो काम शहर का ही कर रहा था, जी। लेकिन बहुत सारे रिश्ते पीछे छूट गए, बहुत सारे दोस्त पीछे छूट गए, बहुत सारी जनता जो मेरे चाहने वाली थी वो शायद पीछे छूट गए, ऐसा मेरा मानना है। जी। और जब चुनाव के परिणाम 19 में आए जी। तो किसी कारण से हार मिली, जी। और तब जब चिंतन बैठक हुआ तो उसके अंदर कुछ गलतियां हमारी समझ में आई, और इस बार आपने देखा हो कि जनता ने दिल खोल के प्यार दिया, यस। एक तरफा प्यार दिया, और दूसरा हमने भी अपनी गलतियां सुधारी जी। और जहाँ सॉरी कहना था वहाँ सॉरी की, जहाँ मेहनत करनी थी वहाँ मेहनत की, जी। जहाँ एफर्ट डालने थे वहाँ एफर्ट डाले, जी। और जो जो जहाँ जहाँ करना था वो किया। उस काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री देखिए आप, समय आने पे झाड़ू भी मारते हैं, समय आने के साथ बच्चों की भी होते हैं, और ट्रम्प के साथ भी होते हैं। तो जैसी जरूरत वैसा काम नेता का होता है, वही उसको स्वीकारा और अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ा, और जनता ने भी उसे स्वीकारा और प्यार दी। सर, अभी आपने कहा नरेंद्र मोदी जी की बात कही, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी, उनका विकसित भारत का स्वप्न है। आप उस स्वप्न में मीरा भाईंदर के साथ मिलकर क्या योगदान दे रहे हैं? देखिए, असलीकरण तो वहीं से आता है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। मुझे अगर इस शहर को प्रगतिशील करना है या हमें प्रगतिशील करना, तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार है, उसका सपोर्ट चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या नरेंद्र मेहता हो, ये भाजपा के संस्कार है कि हम डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। आज इस सब ने अपनी अपनी पहचान बनाई, तो केवल अपने कार्यशैली के ऊपर, इसलिए नहीं कि वो पार्टी छोटी या बड़ी या चेहरा अच्छा है, कार्यशैली के ऊपर, क्षमता के ऊपर ये बनाई है। और हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके अंदर इतने सारे सदस्य मेंबर जुड़े हुए, और जब इतने हाथ एक साथ आ जाए तो स्वाभाविक है उसे कौन हरा सकता है। सर, इतने सारे हाथ, पर सर आपके इतने सारे काम हैं, तो बिजनेस और राजनीति ज्यादा समय आप कहाँ जाता है आपका? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। अगर मैं, यकीन मानिए, आई वर्क फॉर 16 आवर्स डेली, 16 घंटे काम करता हूँ, तो आप मान सकते हैं अगर मैं वीकली हिसाब में करूँ तो एवरेज मेरे जो है 12-13 घंटे ये सामाजिक सेवा में जाते हैं, 2-3 घंटे बिजनेस के लिए जी। वेल सेटल बिजनेस है, इसलिए सभी संभालते हैं जी। सर, एक सवाल था कि भाईंदर को छोटा राजस्थान कहते हैं, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या अब ये आ रही है कि जो प्रवासी है उनको अपनी ट्रैवलिंग के लिए बोरीवली, दादर, बांद्रा सब जगह जाना पड़ता है। तो यहाँ ये मुद्दा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मीरा भाईंदर एक मध्यम वर्गीय शहर है जी, जहाँ पे लोग रहते हैं यहाँ पे, और व्यापार और काम के लिए अधिकतर मुंबई जाते हैं। वो ये शहर है, वहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन राजस्थानियों की संख्या नो डाउट की बड़ी है। इसलिए राजस्थानी उसे मिनी राजस्थान इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति जो मुंबई में या राजस्थान में रहता है, उसका रिश्तेदार मीरा भाईंदर में कोई ना कोई तो होगा जी। इसलिए शादी हो, ब्याह हो, अच्छे दिन हो, मीरा भाईंदर तो उस व्यक्ति को आना ही पड़ता है। इसलिए मिनी राजस्थान उसके एक नाम गिरा हुआ। तो अधिकतर आज भी ट्रेन से लोग प्रवास करना उचित समझते हैं, और क्योंकि इतना बड़ा सफर रोड से काटना नहीं चाहते। कहीं की हर जगह पे कोई एयरपोर्ट की व्यवस्था नहीं, तो ट्रेन का सफर बहुत बड़ा एक है। और स्वाभाविक है कि व्यक्ति जब जाता है तो बहुत सारे बैगेज, परिवार, इन सबको लेके जाता है, और फिर मीरा रोड या भाईंदर से सारा बैगेज लेके बॉम्बे सेंट्रल जाना या बोरीवली जाना, फिर वहां से अगर ट्रेन मीरा रोड में रुक जाए तो भाईंदर के लोगों को ट्रेन में आराम से चला सके और अपने स्टेशन पर उतर सके। इसलिए हमारी सोच भी है और मीरा भाईंदर के रहवासियों की मांग भी है। सर, हर इंसान को अपनी माँ, माटी, मातृभूमि से बहुत प्यार होता है। आप गोडवाट देसूरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। एक सवाल था सभी के मन में, आप उन राजस्थान का प्रतिनिधित्व ही करने के लिए, मतलब मंत्री क्यों नहीं बने आप? राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है। दोनों के प्रति मेरी आस्था और श्रद्धा उतनी है। एक ने जन्म दिया है, दूसरे ने पाला है। तो स्वाभाविक है, जब समाज सेवा करता हूँ, राजनीति करता हूँ, तो मैं जातिवाद नहीं लाता, सभी समाज को साथ में लेके
काम करता हूँ। नो डाउट कि मेरे समाज के प्रति मेरी विशेष कर्तव्य और जवाबदारी जी। वो मैं निभाता भी हूँ, और जितने काम मीरा भाईंदर में होने चाहिए उससे ज़्यादा हम करने का प्रयास करते हैं। और मंत्री पद तो देखिए कि ऐसा है कि उसके लिए जब होना होगा तब होगा। अब इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के आए हैं, जी। तो स्वाभाविक है मंत्री बनेंगे 20, चुन के आए 140। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, इसीलिए कहते हैं कि आज देश का चाय वाला भी प्रधानमंत्री है। जी, बिल्कुल। तो ये स्वाभाविक है। देवेंद्र फडणवीस जी की भी आप बात करें, सामान्य कार्यकर्ता से आज वो मुख्यमंत्री है। तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, समय आने पे अपने आप होगा, ये मेरा अटूट विश्वास है। और मेरे कहीं पर भी भाषण में या व्याख्यान में या ये कभी नहीं सुना हूँ कि मेरे मन में कोई मंत्री की इच्छा पद है। मैं अपने शहर का मंत्री हूँ। अच्छा, बिल्कुल, आप अपने शहर के मंत्री, बहुत सही बात कही आपने। सर, एक चीज़ है, विधायक रहते हुए भी आपने कई लोगों को, आप पूर्व में भी जिस भी पद पर थे, आपने बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, उनको पुश किया, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपकी गर्दन पकड़ी और बैक किया। दो प्रकार के लोग राजनीति में होते हैं, एक शॉर्टकट और एक मेहनत करके आगे जाने वाले। जो मेहनत करके आगे जाते हैं, हो सकता है उन्हें ठोकर लगे, लेकिन उनको मंजिल पे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो दूसरे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते हैं जी, वो ऊपर कभी नहीं चढ़ सकते। शॉर्ट टर्म आप देख सकते तो उनका फायदा होता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। और अभी आपने जो परिणाम देखे वो वही था, बिल्कुल, कि समय आने पे वो नोवेयर हो गए। तो और हमने मेहनत की थी, इसलिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी जी। जनता का विश्वास जीतो, और फिर जनता में गए, जनता ने उसे स्वीकारा और प्यार दिया। और ये उन लोगों के लिए सीख भी है जो ऐसा सोचते हैं, तो उनके लिए सीख भी होगी कि ऐसा सोचने से, शॉर्टकट से आपका रास्ता लंबा नहीं हो सकता है, रास्ता भी शॉर्टकट हो जाएगा। एक दिन की खुशियां मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं मिल सकती है। मेरा जो था कि मेहनत करके, संघर्ष करके यहाँ पहुंचा। मेरे परिवार का कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, ना ही मेरे कोई राजनीतिक ऐसा कोई था गुरु की जिसने मुझे आगे लाया। मैं कॉर्पोरेटर इंडिपेंडेंट जीता, मेहनत किया, फिर मेयर बना, फिर मेहनत की, फिर एमएलए बना, फिर संगठन को मजबूत किया, पार्टी को हमने मजबूत किया। तो दो चीज़ों पे खास फोकस किया, जनता का काम और संगठन को मजबूत करना। तो मेरे यहाँ तक पहुँचने में हजारों कार्यकर्ताओं का संघर्ष है, उनकी मेहनत है, जिन्होंने जमीन पे जाके मेहनत की है। जो शॉर्टकट मारा, उनके कोई ना चाहने वाले होते हैं ना प्यार करने वाले होते हैं। उनके जितने भी होते हैं एहसान फरोश होते हैं, जो उस समय तो उनके साथ होते हैं, फिर रात गई तो बात की, ऐसे लोग होते हैं। तो हम लंबी खेल के खिलाड़ी हैं। आपकी छवि बिल्कुल एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कुशल व्यापारी की भी रही है, और वही बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि राजनीति में व्यापारी हैं या व्यापार में राजनीतिज्ञ है, मतलब आप किस रूप में खुद को देखते हैं? परिवार को संभालने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय होना भी जरूरी है। तो स्वाभाविक है, होना चाहिए। और मैं राजनीति में बाद में आया, व्यापारी पहले था जी। आई वाज हार्डकोर बिजनेसमैन। मैंने आप कहा कि अब बिजनेस से सेटल मुझे उतना समय नहीं लगता, और मैं अगर फुल टाइम बिजनेस में देता तो शायद और आगे होता। एंड टुडे आई कैन से प्राउडली वी आर द जो टॉप लोगों के इनकम टैक्स पेयर, उसके अंदर मेरी कंपनी है। तो स्वाभाविक है मेरे राजनीतिक सफर के कारण जनता के सार्वजनिक सुविधाओं में फायदा है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन माय कंपनी इट इज द हेल्पफुल टू द सिटी। जितना भी रेवेन्यू मीरा भाईंदर से गवर्नमेंट को जाता है, वही रेवेन्यू वापस डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेशन को या गवर्नमेंट को आता है। तो स्वाभाविक है कि मैं चाहूंगा कि हमारे जैसे एक नहीं और 100 व्यापारी आ जाए, तो हमें कहीं मीरा भाईंदर को पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़े, खुद इतने रेवेन्यू। सर, ये क्या था, बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, ये क्या एक पॉलिटिकल रणनीति थी? मतलब आपने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया जब आप विधायक नहीं थे? मेरा जन्म चेन कुल में हुआ है जी। मेरे संस्कार जो है वो जीव दया प्रेमी के हैं जी। और जैन ही नहीं, पशु पक्षी प्राणियों को प्यार करने वाले अनगिनत संख्या है जी। प्यार के साथ साथ क्रूरता के ऊपर तो खाने वाला हो या नॉन वेजिटेरियन हो जी, वो भी पीड़ित होता है जी। अगर एक डॉगी को कोई मारे जोर जोर से, तो आम आदमी अरे क्यों मार रहे हो उसे, इस तरह के भाव होते हैं। तो ये थिंकिंग, और मेरा तो मैंने कहा कि विचारों से और कर्मों से जैन हूँ, जन्म से जैन हूँ। तो स्वाभाविक है कि विशेष मीरा भाईंदर जैसे शहर में, छोटा सा शहर जहाँ सभी जाति प्रांत के लोग रहते हैं, और एक बहुत बड़ा कत्ल खाना उस शहर में बनना, ये
राजनीति छोड़ दीजिए, मैं राजनीति में नहीं होता तो ये इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का है। बिल्कुल और जो इस सच। बात पे आवाज नहीं उठाएगा तो उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो स्वाभाविक है कि मेरे शहर में हजारों पशु पक्षियों की रोज हत्या हो और मैं देखता रहूं तो इंसानियत पे लालच है। जी जीवन में बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं, अगर ये हो तो इससे अच्छा मरना अच्छा है। जी ऐसे बहुत फैमिली में भी आते ही आते हैं। और मेरे लिए तो मेरा शहर परिवार है। लोगों ने, लाखों लोगों ने भरोसा मुझ पे किया है और उन्हें विश्वास है कि हमारे सुख दुख के लिए ये व्यक्ति लड़ेगा। जी अब स्वाभाविक है, जो भाषा जो व्यक्ति समझता है, कहने का वो मीनिंग का वर्डिंग ये था, मैं इतना पीड़ित हूँ इस बात से कि अगर कूदना भी पड़े तो जान दे देंगे, ऐसे कामों को होने नहीं देंगे। ये हमारे भाव थे। जी एक व्यक्ति अपनी कल्पना किस तरह से जाहिर करेगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, कितने पीड़ित है, तो भाव थे ये बंद करो नहीं तो हम जान दे देंगे। जी। और मुझे अच्छी तरह पता था कि कॉर्पोरेशन को कौन सी भाषा समझ में आती है। वो भाषा उन्हें समझ में आई और उस मीरा भाईंदर को कत्ल खाना रद्द करना पड़ा। कत्ल खाना केवल नहीं खाने वाले नहीं, खाने वाले भी नहीं चाहते कि प्रदूषण फैले, जीव हत्या उनके शहर में किसी को पसंद नहीं है। अगर मैं किसी को बाजू में आपके इधर कत्ल खाने की दुकान हो तो कोई अलाउ नहीं करेगा। यस तो स्वाभाविक है। तो ये वो हमारे कह सकते हैं कि मेरी पीड़ा थी। सर एक सवाल आपको पूछना है। बहुत सारे लोगों ने, विरोधियों ने आपकी शिक्षा को लेकर सवाल उठाए। आपको 8वीं पास की संज्ञा दी गई, तो क्या राजनीति में डिग्रीधारी होना जरूरी है? नो डाउट कि पढ़े लिखे लोगों का महत्व है, इस पर कोई दो राय नहीं। मैं उन सबको सम्मान करता हूँ जो अपने जीवन में, लेकिन कहीं कहीं पे व्यक्ति मजबूरी में अपनी पढ़ाई चाहकर भी पूरी नहीं करते, उस श्रृंखला में मैं आता हूँ। और मुझे मजबूरी में अपनी इच्छाओं को मार के पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि परिवार का पूरा बोझ मुझ पे था। परिवार को संभालो या पढ़ाई करो, ये दो विषय मेरे सामने रहता। परिवार कोई भी होता, स्वाभाविक है, कोई भी होता तो यही चुनता और चुना। लेकिन मैंने कहा कि हम बचपन से व्यापार से, क्योंकि खानदानी व्यापारी रहा है, तो बचपन से 2+2 4 होता है, 2 × 10 होता है, ये सब गणित थी, व्यापार था, ये सारी चीजें थी। तो एक व्यापारी को बचपन से मैंने जिया है। तो स्वाभाविक है कि आज यही 8वीं पास मीरा भाईंदर के टॉप टैक्स पेयर में आते हैं। यही 8वीं पास व्यक्ति एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाता हूँ, एक अच्छा मैंने 2000 लोगों को जॉब दिए। तो स्वाभाविक है उस कंपनी के कारण कोई मेहरबानी नहीं की जॉब देके वो कम। लेकिन उदाहरण के तौर पे हमने कई सारे परिवार को सपोर्ट किया है इस कंपनी को लाके 7 लेन को मीरा भाईंदर में, उसके माध्यम से जॉब भी गई और उस कंपनी के कारण सरकार को करोड़ों रुपया रेवेन्यू मिलता है। तो सरकार का भी भला हो रहा है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके शहर में व्यापार आए। तो मैं तो इस बात का मुझे अभिमान है, गर्व है, कोई शर्मिंदगी कि अरे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ या इंडाइटमेंट, और इस शहर का मेयर रह चुका हूँ, विधायक रह चुका हूँ। शहर में जितने आप डेवलपमेंट देखते हो, स्वाभाविक है उसके अंदर हम निमित्त बने और हमने पूरा प्रयास किया शहर प्रगतिशील हो, इसीलिए जनता ने वापस प्यार दिया। सर आपका और विवादों का चोली दामन का एक जो साथ रहता है, उस तरीके से विवादों के साथ हमेशा घिरे रहे। आलोचकों ने आपकी आलोचनाएं की और इन विवादों से आपकी छवि पर क्या असर पड़ा, और क्या आपको लगता है कि राजनीति में विवाद जो है वो अपरिहार्य है? ऐसा है कि राजनीति में व्यक्ति है तो विवादों से घिरा रहेगा। एक्चुअल में विवाद तो हर एक के जीवन में किसी न किसी विषय पे होते रहते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता है, पब्लिसिटी नहीं होती। चल आजकल सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया, अगर एक रिक्शे वाले से भी झगड़ा हो जाए तो ऐसा दिखाया जाता है कितना क्रूर व्यक्ति है, एक रिक्शे वाले से लड़ पड़ा, इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं, खुद को समाज सेवा कहते हैं। कुछ ऐसा हो जाए, किसी से गाड़ी टकरा जाए, एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए अगर व्यक्ति आपा खो दे तो उसे ऐसा दिखाया जाता है कितना दुष्ट व्यक्ति एग्जाम्पल। तो ये कहने का मतलब, और बहुत सारे जब आप सामाजिक सेवा में काम करते हैं तो जनता को क्या पसंद है इस बात का भी आपको ख्याल रखना जरूरी होता है। और कहीं कहीं चुपते और फिर वो विवादों में बदलता है, और इसलिए राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में विवाद रहने वाले हैं।
वो कोई भी हो। सर फिर भी ये मुश्किल समय में गिरकर उठना कितना कठिन होता है। राजनीति की तो राह बिल्कुल रपटीली होती है, कई बार फिसलन भरी भी होती है। आपके जीवन में ऐसा दौर आया कि पूरा राजनीतिक करियर एक तरीके से समाप्त हो गया, उसमें आपने अपने आप को उभारा, वो दौर कैसा था आपके लिए, कितना मुश्किल रहा? चुनाव हारने के बाद हर व्यक्ति सोचता है कि अब विपक्ष या जो वो सोचता है कि अब इसे पूरा खत्म किया जाए ताकि दोबारा नहीं है। अब कहते हैं ना कि डाकोरा किसा या मार सके न कोई, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एग्जाम्पल, आदमी कोई अपनी भावनाएं से कुछ भी सोचता है, पूरी कोशिश करता है कि अब इसको राजनीतिक खत्म किया जाए ताकि वापस ये नहीं उभरे। लेकिन हमने कहा था कि जो कर्म करता है, जो समाज सेवा जनता से बीच में, उसे कभी रोका नहीं जा सकता है। और मेरे साथ तो वही हुआ। इन 5 सालों के अंदर एक बार नहीं, ऐसे कई प्रसंग आए जहाँ पे शायद कोई और होता तो राजनीति को बाय बाय बोल देता या शहर छोड़ के चला जाता। लेकिन मेरा विश्वास अटूट था, मेरा मन सच्चा था, मेहनत करने वाले लोग हैं। फिर हमने मेहनत की और जनता की बातों को समझा, जनता की भावनाओं की कदर की और उस दिशा में काम करते हुए फिर आज जनता के बीच में। हाल ही के वर्षों में सर मीरा भाईंदर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी योगी जी की प्रचार सभा में आपके चुनाव में काफी एक योगदान रहा जब योगी जी की सभा हुई और आपका भाषण भी काफी चर्चित रहा था और संकल्प घोषणा पत्र भी। क्या आपको लगता है कि आप मीरा भाईंदर के योगी है और क्या हिंदुत्व की राजनीति आपका अगला चरण रहेगा? और इस बात का अभिमान ही है, गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, जहाँ हिंदुत्व की बात है वहाँ हमेशा खड़ा हूँ, गर्व से कहेंगे मेरा भारत महान जी। और लेकिन ये भी है कि व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र के अंदर समाज सेवा करने आया है, वो जातिवाद प्रांत से ऊपर उठ के काम करता है। क्योंकि स्वाभाविक है, जब अगर मैं मीरा भाईंदर मेट्रो ला रहा तो उसमें हर समाज, हर व्यक्ति सफर करने वाला है, उसकी सुविधाएं हर जाति धर्म को मिले, हर संप्रदाय को मिलने वाली है। और हम कार्यशैली पे बिलीव करते हैं। और मैंने कहा, फिर आपसे कहता हूँ गर्व के साथ, इस बात का गर्व है कि हिंदू, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और जब मेरे धर्म पे बात आएगी, जब हिंदुत्व की बात आएगी तो खून अवश्य खोलेगा। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, समाज सेवा की बात है, फिर उस समय धर्म और इसको बीच में नहीं लाता हूँ। मतलब हम आपको मीरा भाईंदर के योगी कह सकते हैं? मैं नहीं, वो बहुत मानते, हम काम कह सकते हैं, हम उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं। सर एक बार आपने कटाक्ष किया था जब आप विधायक नहीं थे, सड़कों को स्विमिंग पूल बताया था, तो हम ये मान सकते अब आप सत्ता में हैं, अब आप विधायक हैं, तो जनता आप तेरेगी, आप तारणहार बनेंगे या स्विमिंग पूल ही? आपने मेरे अगर इंस्टा फॉलो करके तो आप देखेंगे हमने काम की शुरुआत की है। जी। रोड हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रोस हो, पानी के, इसके ऊपर हम बहुत काफी तेजी से लगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस बारिश में सब हम खत्म कर देंगे, लेकिन इस बारिश में काफी हद तक हम जनता को राहत दे देंगे। और जब ये 5 साल पूरे होंगे तब तक इस शहर को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल के अच्छे एयरपोर्ट जैसी सड़कें बना चुके होंगे। सर इस बार टिकट की घोषणा में काफी देरी हुई और जिसके पीछे कई तरह के लोग कयास लगा रहे थे, क्या सच में कोई अड़चन थी या फिर राजनीतिक प्रक्रिया का कोई हिस्सा? राजनीतिक प्रक्रिया की सोची समझी रणनीति थी कि किसी और को कहीं मौका ना मिले। इंडायरेक्ट पे मुझे पूरा विश्वास था कि पार्टी टिकट देगी, क्योंकि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घरानाशाही, पैसे पे या आपसी कारण नहीं, तो एक सच्चे कार्यकर्ता का सम्मान करती है और हमने पार्टी का काम किया तो मिलेगा, इस बात का अटूट विश्वास था। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं थी। और शुरू से लेके हमने प्रचार जब शुरुआत किया तो भाजपा के नाम पे किया और इसलिए किया क्योंकि विश्वास था, आत्मविश्वास था कि काम करोगे तो अवश्य पार्टी उसको सराहेगी और टिकट देगी। और आपने देखा आपकी 2019 की हार से आपने क्या सीखा और अभी जो आप जीत कर आए हैं एक अलग से महायोद्धा के रूप में, तो इससे आपको राजनीति में ये सीखना मिला, हार और जीत परमानेंट नहीं होती है। यस। हार के हार मत मानो, घर मत बैठ जाओ। यस। जीत के भी घर मत बैठो कि भाई अब जीत गए। रोज ऐसे काम करो, रोज ऐसे कर्म करो कि फिर आप जीतो। एग्जाम्पल, और गलतियां सुधारते जाना चाहिए। जीवन में गलतियां व्यक्ति है, मनुष्य है, तो जीवन में गलतियां होनी स्वाभाविक है, लेकिन समय पे सुधारना। दूसरा, चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप कितना भी आपको लग रहा हो कि सब हमारे ये सब चाहने वाले हैं, समय पे कौन सी बात कहाँ घर कर जाती है जनता को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। और इसलिए आपको हमेशा एग्रेसिव, हमेशा मेहनत करना। इस हार के बाद
सीखने मिला है। और ये सीख जो हुई अच्छा ही हुआ, कहते हैं कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो सीख मिली है, अब आने वाले समय में मुझे ठोकर नहीं लगेगी, इस दिशा में मैं काम करूँगा। एक पॉलिटिशियन के रूप में अगर खुद को 10 में से कोई नंबर देना चाहे तो कितना देंगे? नहीं, ये नंबर का गेम नहीं है। सिंपली ऐसा, व्यक्ति जब काम करता है सबसे पहला ही शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइड। मतलब मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे खुद को समाधान होना चाहिए, आज मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरे हाथों कुछ आज अच्छा हुआ है, और वही अपने आप में गुणवत्ता मार्ग है। आपसे बात करके अच्छा लगा। और अभी हम जितने भी हमारे साथ लेजेंड्स आते हैं यहाँ पर, उनके साथ हम एक ऐसा गेम खेलते हैं जो उनकी व्यक्तित्व से थोड़ा अलग होता है, रैपिड फायर। आपको कभी ऑप्शन दिए जाएंगे, कभी नहीं दिए जाएंगे। वन वर्ड फॉर 2019 लॉस। कभी भी जीत को सर पे मत चढ़ाओ। वन वर्ड फॉर योर 2014 विन। मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पॉलिटिक्स और बिजनेस, क्या मुश्किल है? व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर यू? पॉलिटिक्स इज मूविंग। ओके, अगर राजनीति में ना होते तो आज नरेंद्र मेहता जी क्या होते? एक अच्छा बिजनेसमैन होता। एक पॉलिटिशियन जिसकी आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गोपीनाथ मोदी जी जो हमारे बीच में नहीं, जिनके कारण भाजपा में आया, और मेरे मेंटर देवेंद्र फडणवीस जी। सर, सक्सेस के लिए सबसे बड़ा मंत्र क्या है? सक्सेस के लिए सबसे बड़ा मंत्र मेहनत ही है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, कोई कुछ भी बोले, आपका मेहनत अगर है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मीरा भाईंदर को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? मैं मीरा भाईंदर को मैं किसी शहर से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैं वो शहर बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति की प्रगति हो और शहर का डेवलपमेंट हो। ये देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे शिकायतें कम और वाहवाही ज्यादा हो शहर की, वो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे शहर में आज सब कुछ है, मेट्रो है, पानी है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, ये सारी चीजें जो कमियां है उसको पूरा करके एक संपूर्ण शहर बनाना चाहता हूँ। एक ही शब्द में आपका परिचय? स्ट्रगल। सर, आपको कुछ ऑप्शन वाले 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, पैसा या पावर? दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं। तो राजनीति में पैसा या पैसे से राजनीति, कैसे? नहीं, दोनों के अपने रोल है। पैसे से राजनीति नहीं, राजनीति से पैसा नहीं बन सकता। राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लॉयल्टी, स्ट्रेटजी या इमेज? लॉयल्टी। अच्छा, मैं बिना ऑप्शन वाले सवाल पूछना चाहती हूँ। बचपन में कोई ऐसी शरारत जिससे खूब डांट पड़ी हो आपके पेरेंट्स से आपको? रोज पढ़ती थी, लेट उठती स्कूल। आपके विरोधियों को आप एक लाइन में अगर कोई जवाब देना चाहेंगे तो क्या होगा? विरोधी हो या समर्थक हो, हर व्यक्ति काम कर रहा है, नथिंग इज पर्सनल। हम सब सेवा कर रहे हैं, तो यू शुड नेवर टेक इट एनीथिंग पर्सनल। कौन सा ऐसा सच है जो लोग आपके बारे में गलत समझते हैं? मेहनत। अगर मीरा भाईंदर को एक नया नाम देना चाहेंगे तो क्या होगा? नहीं, मैं मीरा भाईंदर का नाम कभी नहीं बदलना चाहूंगा। जो मीरा भाईंदर का नाम है उसी को मीरा भाईंदर और सम्मान देना चाहूंगा, गर्व देना चाहूंगा। जी, आप इस बार चैम्बर ऑफ लेजेंड्स के जरिए मीरा भाईंदर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपके मतदाता आपको सुन रहे हैं? अगले 5 साल का आपका विजन क्या है सर? मीरा भाईंदर मतदाता को यही कहना चाहूंगा कि हम कल भी आपके थे, आज भी, कल भी रहेंगे। आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे और इस शहर को प्रगतिशील करने का वादा है। बस आपका भी प्यार स्नेह इसी तरह मिलता रहे ताकि हमारे अंदर और ऊर्जा बढ़े, हम और जोश के साथ काम कर सकें। आपका सराहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी एनर्जी का काम करता है। तो हमारे साथ थे मीरा भाईंदर के एक ऐसे महायोद्धा जिन्होंने हार को जीत में बदला। स्ट्रगल, संघर्ष, सफलता, जीवन में इनके मंत्र है मेहनत। मेहनत ही इनके सफलता की कुंजी है। इनका लोगों के प्रति जो जज्बा है वो असाधारण से, जिस व्यक्तित्व से वो उठकर आए हैं वो सच में असाधारण है। मुझे उनके जीवन यात्रा को देखकर कुंवर बेचैन जी की वो पंक्तियां याद आती है कि चोटों पे चोट देते ही जाने के लिए शुक्रिया, पत्थरों को बूंद की शक्ल में लाने के लिए शुक्रिया, तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने के लिए शुक्रिया। आप ये एपिसोड चैम्बर ऑफ लेजेंड्स का जरूर देखें। इसमें जिस लेजेंड से हमने बात की है सच में उनकी एनर्जी कमाल की है। मीरा भाईंदर के वो विधायक है और ये उनकी फिर से एक नई पारी है। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू वेरी मच।